नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मोहन चंद्र आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब बढ़िया से पढ़ाई भी चल रही होगी। आज की इस तीसरी क्लास में हम जो आपका सेशन लगातार चल रहा है कि क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री का सेशन है। तो आज इस तीसरी क्लास में आपका जो भी उस क्लास में छूटा हुआ है वो आज इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। शेष जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो लास्ट क्लास पार्ट 4 में मिलेंगे। आज की क्लास में जो हमने आपको छोड़ा था कि रासायनिक अपक्रियाएं पिछले क्लास में पढ़ाई थी, तो उन दोनों क्लासों का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पे जाके वो भी दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, लिखा है कि आक्सीकारक तथा अपचायक। आक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं? तो अभी जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, उसी के अकॉर्डिंग जो आक्सीकारक और अपचायक होते हैं, तो देखिए आक्सीकारक की डेफिनेशन लिख रखी है हमने पहले से ही। आक्सीकारक वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अपक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अपक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है, देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन। अब पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन से क्रिया करके हमें पोटेशियम क्लोराइड प्लस Br2 प्राप्त होता है, ब्रोमीन। तो इस अपक्रिया में देखिए कि Cl2 ऑक्सीकृत हो रहा है कि यहां से Br विस्थापित होके Cl स्थापित हो रहा है, तो बन रहा है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। तो उपयुक्त अपक्रिया में हमारा क्या Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है। या देखिए दूसरे शब्दों में कि किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। अर्थात अपचयन की जो परिभाषा बताई थी, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। तो देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको कि I नेगेटिव प्लस Cl2 इज इक्वल टू ट्वाइस Cl नेगेटिव प्लस I2। अब इस अपक्रिया में देखिए आप Cl2 से बन रहा है ट्वाइस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए कि यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए हम क्लोरीन को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक आप यही परिभाषा ज्यादा बेस्ट रहेगी कि वह पदार्थ जो अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही क्या बोला जाएगा, ऑक्सीकारक। या अपक्रिया में जो स्वयं अपचयित हो जाते हैं उसे हम ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, हमने बताया कि I नेगेटिव आयोडीन प्लस क्लोरीन, इससे आपको प्राप्त हो रहा है क्लोरीन वो क्लोराइड आयन ट्वाइस Cl नेगेटिव। अब Cl2 से बन रहा है ट्वाइस Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। चलिए नेक्स्ट, अपचायक। ऑक्सीकारक के जस्ट विपरीत है अपचायक, कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अपक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। उसमें क्या, ऑक्सीकारक में हमने बताया था कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का
ऑक्सीकरण करते हैं एवं रासायनिक अपक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक बोले जाते हैं। अपचायक में क्या है कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अपक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस स्टेनस क्लोराइड बराबर है मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस स्टेनस क्लोराइड। या दूसरे शब्दों में, एग्जाम्पल को बाद में समझाएंगे आपको, किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। अर्थात अपचायक वह पदार्थ है जो किसी भी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ऑक्सीकारक के लिए हमने बताया कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अपचायक क्या हो गया आपका कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अपचायक कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये है आपका स्टेनस क्लोराइड। ये परिवर्तित किसमें हो रहा है? मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड और SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड। अब उपयुक्त अपक्रिया जो देख रहे हैं आपकी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस स्टेनस क्लोराइड से हमें मर्क्यूरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, SnCl4। तो यहाँ पे जो आपका SnCl2 किसमें परिवर्तित हो रहा है? SnCl4 में, SnCl4 में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो SnCl2 आपका जो है वो बोला जाएगा अपचायक, अपचायक। सीधे शब्दों में आप जानिए कि वह पदार्थ जो किसी भी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अपचायक कहलाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका हम। Fe3 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। अब इसमें ट्वाइस Fe3 पॉजिटिव प्लस I2, ट्वाइस Fe3 पॉजिटिव प्लस I2। अब उपरोक्त अपक्रिया में देखिए आप, I नेगेटिव से I2 मतलब आयोडाइड आयन से आयोडीन प्राप्त हो रहा है आपको, आयोडाइड आयन से आयोडीन। अब आयोडाइड से जब आयोडीन, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये त्याग कर रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो उपरोक्त अपक्रिया में हमने बताया क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण होगा तो आपका जो आयोडाइड है वो क्या हो जाएगा? अपचायक। Fe3 प्लस प्लस ट्वाइस I नेगेटिव से ट्वाइस Fe3 प्लस, और जो I2 प्राप्त हो रहा है, तो इसमें आयोडाइड कहाँ परिवर्तित हो रहा है? आयोडीन में। तो जो आपका आयोडाइड है ये बोला जाएगा अपचायक। ये रहा आपका ऑक्सीकारक और अपचायक। नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं। नोट्स अति महत्वपूर्ण है आपके, कि कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो आप नोट्स खोल के पता कर लेते हैं कि ये यहाँ पे ये कमी रही है। चलिए नेक्स्ट। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है
एग्जाम के लिए ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया अति महत्वपूर्ण है। 2 नंबर में पूछा जाता है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, या दूसरे नाम से इसे पूछते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या है, परिभाषित कीजिए। तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। इसमें देखिए परिभाषा, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या अपचोपचय या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में देखिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास तथा दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण साथ साथ होता है। एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा, मतलब एक पदार्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल में देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इक्वल टू, देखिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विलयन से जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर। अब देखिए इसमें कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। तो जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है आपका इस अपक्रिया में, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आयन में चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यह अपक्रिया जो डेनियल सेल अपक्रिया है, और ये जो ऑक्सीकरण होता है वो एनोड पर। तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो ये अपक्रिया आपकी बोली जाएगी ऑक्सीकरण अपक्रिया। हमने बताया था कि वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीकरण अपक्रिया। आप यहाँ पे देखिए, Cu2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का योग होगा, बन जाएगा आपका कॉपर। ये अपक्रिया जो है आपकी वो कैथोड पर हो रही है, और इसमें अपचयन अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रही हैं, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर प्राप्त हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ हो रही हैं, तो प्रयुक्त अपक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उसे हम ऑक्सीकरण अपक्रिया बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा उसे हम अपचयन अपक्रिया बोलते हैं। तो ये रही आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, अति महत्वपूर्ण है, बढ़िया से तैयार करें इसे। आने वाले जो 2025 का एग्जाम है उसमें पूछी जा सकती है, ज्यादा संभावना रहती है ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया की। बढ़िया से इसे तैयार कीजिए। अगर कोई समस्या है इसमें, किसी प्रकार का कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। जो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के प्रभाव देखिए, उसमें सबसे पहला है आपका संक्षारण। संक्षारण है क्या, कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संक्षारण कहलाती है। अब दैनिक जीवन में हम बहुत से ऐसे प्रभाव देखते हैं जो संक्षारण लिखा है। अब जैसे लोहे पर जंग लगना,
चांदी का रंग बदरंग होना या पीतल पर हरी परत चढ़ना, ये सभी क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के उदाहरण हैं। कि वायु या नमी की संपर्क में जैसे ही लोहा आता है वैसे उस पर क्या लग जाती है? जंग। ये सब क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया है कि ऑक्सीजन का उस पर योग हो जाता है। या जो हमारी चांदी होती है, चांदी का रंग बदरंग काली परत चढ़ जाती है, वो भी सब ऑक्सीजन या नमी की वजह से होती है। इसी प्रकार जो पीतल होता है, पीतल पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, उस पर भी जंग लगना वही जंग होती है जो हरे रंग की परत होती है। तो वो भी सब क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव, और उन सभी को हम क्या बोलते हैं? संचारण। तो परिभाषा हमने दे रखी है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीरे धीरे नष्ट होती है, संचारण कहलाती है। इसका एग्जाम्पल जो बता रखे हैं हमने आपको अभी, लगना, या चांदी के आभूषणों पर काली परत चढ़ना। तीसरा है, हमने बताया कि पीतल पर हरे रंग की परत चढ़ना। ये रहे आपके एग्जाम्पल्स कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत चढ़ना, या पीतल पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये संचारण के उदाहरण हैं। अब संचारण को रोकने के लिए हम धातुओं पर पेंट, संचारण को रोकने के लिए जो भी धातुएं होती हैं उन पर पेंट करके, धातुओं को पेंट करके या ग्रीस लगाकर या मोबियाइल जो आता है वो लगाकर, इन सभी से हम क्या करते हैं? संचारण को रोकने का प्रयास करते हैं। स्पेशली पेंट करके या फिर मिश्रित धातुएं बनाकर, कि जब हम मिश्रित धातुओं को करेंगे तो संचारण की संभावना बहुत कम रहती है। तो ये संचारण भी काफी बढ़िया टॉपिक है, पूछ दिया जाता है तो बढ़िया से तैयार करें इसे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संचारण कहलाती है। एग्जाम्पल में आपको बता रखा है कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत चढ़ना, पीतल पर हरे रंग की परत चढ़ना। अब इसे रोकने के लिए उपाय अगर पूछा जाता है तो धातुओं को पेंट करके, तेल लगा के या ग्रीस लगा के, ये सभी एक बचाव हो गए आपके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, विकृत गंधता। विकृत गंधता। अब विकृत गंधता क्या है? लिख रखा है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधता कहलाता है। कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधता कहलाता। अब विकृत गंधता के हमारे दैनिक जीवन में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कोई भी ज्यादा तैलीय पदार्थ या सब्जी का हम निर्माण करते हैं, जब भी कोई ज्यादा मसालेदार सब्जी बनाते हैं या ज्यादा उसमें तेल का उपयोग करते हैं या वसा का उपयोग करते हैं, तो वो सब्जियां जल्दी खराब नष्ट हो जाती हैं या विकृत हो जाती हैं। और जिसमें कम मसाले पड़े होंगे या तेल कम होगा तो वो सब्जियां कुछ ज्यादा टाइम तक अच्छी रहती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में इसमें लिखा है कि पानी तथा पनीर को खुले में रखने से क्या हो जाता है? विकृत गंध आने लगती है। पानी
तथा पनीर को खुले में रखने से विकृत गंध आने लगती है। अब विकृत गंधता को रोकने के उपाय। नंबर 1 में लिखा है कि खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में भरकर रखना। जैसे अचारों को, अचार वगैरह घर में देखते हैं आप कि बढ़िया से डिब्बा, सील बंद डिब्बे में कंटर को बढ़िया से टाइट, एयर टाइट करके रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का संपर्क ही नहीं हो पाएगा तो उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होगी, तो वो कैसा रहेगा हमारा, सुरक्षित। इसी प्रकार पर निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन, फ्रीजिंग। तो खाने का प्रशीतन, जो हल्के ताप पर पके होते हैं भोजन, उनका प्रशीतन। या जो नंबर 3 पे लिखा है कि खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स है, भुजिया है, या अन्य जो भी नमकीन आती है आज की पैकेट में, ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर हम किस गैस का उपयोग करेंगे, नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी है। तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन के स्थान पर हम क्या भरते हैं, वहां पे नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। जो भी आप बाजार से खरीदते हैं, चिप्स है, कुरकुरे है, भुजिया है, या अन्य जो भी पैकेट बंद खाद्य पदार्थ, उसमें ऑक्सीजन के स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह कुछ अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके। क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही संपर्क में आएगी वैसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, तो जो भी आपका चिप्स है या जो भुजिया है वो विकृत गंध देने लगेगा और खराब, नष्ट, जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाएगा। और जब हम नाइट्रोजन को उसमें भर देंगे तो ऑक्सीकरण की क्रिया की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए आलू चिप्स या जो भी कुरकुरे हैं उन सभी के पैकेट में ऑक्सीजन के स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? अति महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। कभी कभी तो 5 नंबर में भी दे रखता है। वैसे नॉर्मल 2 नंबर का तो आना ही आना है कि समीकरण को संतुलित करना। दे देगा असंतुलित समीकरण और कह देगा कि इसे संतुलित कीजिए। तो लिख रखा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो उत्तर में देखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या, जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान। और लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती हैं। अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक है। तो जो भी अभिकारक और उत्पाद के परमाणु होते हैं उन सभी की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए नोट पॉइंट जो दे रखा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात द्रव्यमान का ना तो सृजन और ना ही विनाश। जैसे आपने 1 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रखा है तो 1 लीटर ही रहना चाहिए दोनों पक्ष, लेफ्ट एंड और राइट एंड। दोनों पक्ष के परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान। कि इधर 1 लीटर की मात्रा है तो इधर भी 1 लीटर की मात्रा होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और सभी संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं। जो आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान कैसा रहता है, संरक्षित। अर्थात द्रव्यमान को ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। तो ये रहा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अभिक्रियाओं को हम संतुलित भी कराएंगे। लिख रखा है स्क्रीन पे कि निम्न कथनों का है, पहली नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो देखिए समीकरण को संतुलित करने के लिए कुल 4 विधियां हैं।
अब पहले तो उन 4 विधियों को आप जान लीजिए कौन कौन सी हैं। जो फर्स्ट विधि है आपकी जांच एवं त्रुटि विधि। पहली तो ये है आपकी कि जांच एवं त्रुटि विधि। दूसरी है आंशिक समीकरण विधि। तीसरे नंबर पे है संयोजकता समीकरण विधि। जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि और जो लास्ट है आपकी वो है आयनिक समीकरण विधि। ये 4 विधियां हैं कुल। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए आपके पास हमने बताया कि 4 विधियां हैं। इन 4 विधियों में से आपको जो फर्स्ट है जांच एवं त्रुटि विधि, ये यहाँ पे पढ़नी है। बाकी का अच्छा 11 और 12 आगे अन्य आगे की क्लासों में अध्ययन करना है आपको। तो यहाँ पे केवल और केवल आपको जांच एवं त्रुटि विधि को ही पढ़ना है। तो देखिए जांच एवं त्रुटि विधि से एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले यहीं पे। सोडियम जब जल के साथ क्रिया करता है, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया में देखिए सोडियम हमारा Na प्लस जल होता है H2O, बराबर में हमें मिलता है NaOH कास्टिक सोडा प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम हो गया आपका जल हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए उपरोक्त अभिक्रिया में कि सोडियम और जल के साथ क्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। अब जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है बायां पक्ष और ये आपकी रही राइट हैंड साइड या दायां पक्ष। यहाँ पे देखिए सोडियम और H2O जल है, तो सोडियम की संख्या यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड में 1 है और इस साइड में देखिए 1 है। तो तो दोनों बराबर है, सोडियम की संख्या बराबर है। अब देखिए दूसरा जो है H2O, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 2 और राइट हैंड में देखिए 1 तो ये हो गई और 2 ये, 2 और 1 कितनी हो गई 3। इसी प्रकार ऑक्सीजन की 1 है, इधर भी 1 है, तो कुल मिला के देख रहे हैं आप कि इस सब क्रिया में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो अनबैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इस पक्ष में कितने हैं 3। तो जांच एवं त्रुटि विधि से हम पहले तो देखिए सभी के पर जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसका क्या करते हैं ब्रैकेट लगा लेते हैं, छोटा वाला H2O NaOH और प्लस क्या है H2, सभी पे क्या किया हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब इसे संतुलित करेंगे। वैसे जांच एवं त्रुटि विधि 6-7 पद में होती है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट ही समझाएंगे क्योंकि जांच एवं त्रुटि विधि आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं चाहिए। यहाँ पे सीधा आपको क्या लिखना है कि संतुलित समीकरण ही लिखना है, तो इसलिए ज्यादा लंबा ना करके हम डायरेक्ट ही आपको ऐसे ही समझाते हैं। देखिए बढ़िया से समझ में आएगा, केवल समझने की आप कोशिश कीजिए।
देखिए Na की संख्या एक, इधर भी एक, Na में तो हमें कोई समस्या नहीं है। अब ऑक्सीजन की संख्या इधर एक है, इधर एक, तो ये भी संतुलित है। अब H2 इधर दो है, हाइड्रोजन इधर दो, एक तीन, कुल तीन है। तो इसे ही केवल संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करना है कि हमें अपने अनुमान से ही गुणा करना है। जांच एवं त्रुटि विधि में क्या होता है कि अनुमानित आपको गुणा करना है, बस दोनों पक्ष को क्या करना है कि बराबर। अब जैसे यहाँ पे हम इधर कहिए लेते हैं कि यहाँ पे दो है तो इधर हम दो का गुणा। अब दो दूना चार, हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास कितनी हो गई? चार। अब इधर जब चार हो गई तो इधर हमें तीन है, तो NaOH जो है आपका, यहाँ पे आप दो का गुणा कीजिए पहले। तो जब यहाँ पे दो का गुणा करेंगे तो Na की संख्या दो हो गई और ऑक्सीजन की भी संख्या दो हो गई, हाइड्रोजन की दो और दो चार। अब यहाँ पे दो दो चार हो गई, Na की संख्या बराबर दो है। अब ऑक्सीजन की संख्या भी दो हो गई और इधर हाइड्रोजन की संख्या आपके पास कितनी हो गई? चार। इधर देखिए यहाँ पे अभी Na की संख्या कितनी है? एक, और हाइड्रोजन की दो का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन की हो गई चार, ऑक्सीजन की कितनी हो गई? दो। तो सोडियम की संख्या आपको अभी संतुलित नहीं है। सोडियम की संख्या यहाँ कितनी है? एक, और इधर कितनी है? दो। बाकी हाइड्रोजन परमाणु चार इधर है, चार इधर है। ऑक्सीजन परमाणु दो इधर है, दो इधर है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो दो का गुणा करने से संतुलित हो रहा है, लेकिन अब अनबैलेंस क्या रह गया आपका? सोडियम। तो सोडियम में क्या समस्या आ रही? एक है, इधर दो है, तो दो का गुणा अगर यहाँ पर भी हम कर देते हैं तो अब सोडियम की भी संख्या कैसी होगी? बराबर। तो देखिए अब ट्वाइस Na और इधर दो का गुणा करेंगे ट्वाइस H2O, इधर दो का गुणा करेंगे ट्वाइस NaOH प्लस H2O। लो हो गई संतुलित। देखिए अब बराबर हो गए सभी के परमाणु। तो ये रही आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। ये असंतुलित अपक्रिया है और ये कैसा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। बस ये है, इतना ही करना है। पहले क्या करना है कि हमें जो असंतुलित रासायनिक समीकरण दे रखी है उसमें ब्रैकेट को लगा लेना है सभी यौगिकों में। फिर इसके बाद में हमें ये पता करना है कि सोडियम के परमाणु कितने हैं, हाइड्रोजन के परमाणु बाएं पक्ष में कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, फिर दाएं पक्ष के लिख लेने हैं। और एक एक करके आप संतुलित करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाती है। अब देखिए बायां पक्ष देखते रहिए, सोडियम की संख्या दो, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? चार, ऑक्सीजन की संख्या दो का गुणा करेंगे तो दो हो गई। इधर भी देख लीजिए सोडियम की संख्या दिख रही है आपको दो, हाइड्रोजन की संख्या देखिए दो इधर और दो, दो चार हो गई, और ऑक्सीजन की संख्या दो का गुणा करेंगे इसमें तो कितनी हो गई? दो। देखिए दोनों पक्ष सेम है। इससे आप पता कर लेंगे कि हाँ हमारी अभिक्रिया जो कैसी है वो संतुलित है। चलिए अब जो स्लाइड पे हैं वो देखते हैं, उन्हें संतुलित करते हैं। अब देखिए जो लिख रखा है फर्स्ट में आपको देखिए क्या लिखा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन करके अमोनिया बनाता है। पहले तो इसकी अभिक्रिया लिखेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बराबर में क्या बनता है हमारा? अमोनिया। तो N2 प्लस H2 और बराबर में हमें प्राप्त हो रहा है NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से हमें अमोनिया प्राप्त हो रही है। अब इसको संतुलित करना है। देखिए इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी? दो, और इस पक्ष में राइट हैंड में देखिए एक है। तो क्या करना है कि नाइट्रोजन की संख्या को ही पहले संतुलित कर लेना है। तो इसमें क्या करने हम दो का गुणा, तो नाइट्रोजन आपका कैसा हो गया? बैलेंस हो गया दोनों पक्षों में। नाइट्रोजन N2 दो इधर है, दो इधर, संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन को देखना है, तो हाइड्रोजन में कितना है? दो तिया छह, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? छह, और लेफ्ट हैंड में अभी कितनी है? दो। तो इसमें क्या करेंगे हम? जब तीन से गुणा कर देंगे तो तीन दूना छह। देखिए दोनों पक्ष हमारे कैसे हो गए? सेम हो गए। जान लीजिए कैसा है, नाइट्रोजन की संख्या दो, इधर हाइड्रोजन की संख्या छह, और इधर नाइट्रोजन की संख्या दो और हाइड्रोजन की दो तिया छह। तो दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए। तो ये हमारा कैसा हो गया? संतुलित रासायनिक
समीकरण। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरे नंबर पर लिख रखी है कि हाइड्रोजन डाई सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाई ऑक्साइड बनते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस O2 वायु में दहन, वायु O2 है और वायु में दहन पर जल, जल का सूत्र H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। अब देखिए उपयुक्त अभिक्रिया में H की संख्या बाएं पक्ष में 2 है और दाएं पक्ष में भी 2 है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है और दाएं पक्ष में एक ये है, 2 और एक 3। तो बाकी तो देखिए सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर, तो ये तो सल्फर और हाइड्रोजन आपके संतुलित है इस अभिक्रिया में। और क्या है, ऑक्सीजन कैसा है, असंतुलित है। इधर संख्या कितनी है ऑक्सीजन परमाणु की, 3, और इधर कितनी है, 2। तो ऑक्सीजन को ही संतुलित करना है। जब इधर 3 है तो क्या करते हैं, जो संख्या 3 है उसी संख्या से इसमें गुणा करके इसे कैसा बना लेते हैं, सम। बन जाएगा 3 दूना 6। अब इधर 6 हो गया, अब इधर कितना बचा है, अब 3। अब इधर जब 6 है तो इधर भी 6 करना है आपको ऑक्सीजन को। तो इधर हमने 3 दूना 6 बना लिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 2 का गुणा करते हैं। अब 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन ये और 2 ये, तो 2 का गुणा इधर भी कर दो, तो 2 दूना 4 और 2 6। ऑक्सीजन देखिए आपका कि 2 इधर है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 6। हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 और सल्फर की संख्या कितनी है, 2। अब सल्फर और हाइड्रोजन रह गए, हम कितने का कर देते हैं, 2 का। तो बन गए, देखिए आपकी हो गई संतुलित कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वायु बराबर में H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इधर देखिए 2 दूना 4, इधर भी देखिए 2 दूना 4 हो गई, और सल्फर की संख्या 2 है तो इधर भी 2 है। ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना 6 और इधर भी 2 और 2 दूना 4 और 2 6। ये भी संतुलित हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बेरियम क्लोराइड का एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। अब इसकी अपक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 बराबर में आपको प्राप्त होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है आपका AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। ये रही आपकी अपक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। अब इसे देखिए संतुलित करते हैं हम। तो संतुलित करने के लिए देखिए इधर SO4 पे होल थ्राइज लगा है और इधर SO4 आपका कितना है, सिंगल है। तो सबसे पहले तो यही दिख रहा है आपको कि बिल्कुल SO4 पे होल थ्राइज और उधर क्या है, SO4 कैसा है आपका, सिंगल है। जब सिंगल है तो इधर हमें क्या करना है, 3 का गुणा तो हर हाल में ही करना पड़ेगा राइट हैंड में। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं, तो सल्फाइड हमारा जो SO4 है वो कैसा हो गया, संतुलित हो गया। अब SO4 तो संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ पे जो आपका BaSO4, अब Ba गड़बड़ हो गया, बेरियम। और बेरियम में क्या है कि BaCl2, अब BaCl2 B, जब B गड़बड़ Ba गड़बड़ होगा बेरियम, तो 3 का गुणा तो 3 का इधर भी करना है। अब आपका क्या देखिए कि बेरियम संतुलित है, SO4 संतुलित है, इन दोनों संतुलित हो गए। अब क्या हमारे पास Al कितना है, इधर 2 है और उधर कितना है, 1। तो इधर 2 करने के लिए कितने करने पड़ेगा, 2। तो Al2 भी बराबर हो गया। अब क्लोरीन देखते हैं, तो क्लोरीन की संख्या इधर 3 दूना 6
और इधर भी कितनी हो गई, 3 दूना 6। तो देखिए दोनों पक्ष बिल्कुल आपके बराबर हो गए कि एल की संख्या कितनी है, इधर 2 है तो उधर भी कितनी है 2। SO4 की संख्या सीधी हम लिखे देते हैं 3, उधर भी 3 हो गई। और Ba की संख्या इधर कितनी है 3, उधर भी हो गई कितनी हमारे पास 3। तो दोनों पक्ष कैसे हो गए, संतुलित हो गए। तो ये रहे आपके संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट एक और है, पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके वेरियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। जो पोटेशियम धातु है आपकी, वो जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम धातु का फार्मूला K प्लस जल का सूत्र होता है H2O। अब क्या मिल रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ये गलत लिखा है स्लाइड पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, बेरियम नहीं है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें देखिए कि पोटेशियम जल के साथ क्रिया करके आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। इससे भी देखिए अभी हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, पहले हाइड्रोजन बाएं पक्ष में लिखते हैं और इधर राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, ऑक्सीजन की संख्या ये है, पोटेशियम की संख्या 1। इस तरह देखिए पोटेशियम की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन की संख्या बराबर 1 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3। अब देखिए बाकी तो ऑक्सीजन और पोटेशियम तो सेम है, दोनों पक्ष बराबर हैं, लेकिन गड़बड़ क्या है, आपका जो अनबैलेंस है वो क्या है, हाइड्रोजन की संख्या अनबैलेंस है। तो हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए क्या करना है हमें, हमने बताया कि जब अगर विषम नंबर हो तो उसे क्या कोशिश करनी चाहिए कि सम नंबर बन जाए। जब सम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम 2 का गुणा किए देते हैं। जब 2 का गुणा इधर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में करेंगे तो K की संख्या कितनी होगी, इधर पोटेशियम की संख्या 2 हो गई तो इधर भी 2 का गुणा करना है। अब पोटेशियम आपका सेम हो गया और हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4 हो गई। अब यहाँ पे कितनी है 2, तो इसे भी 2 का गुणा करते हैं। देखिए अब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4, इधर 2 2 4, हाइड्रोजन भी आपका संतुलित हो गया। पोटेशियम तो ऑलरेडी है ही संतुलित। तो ये रहा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। लो ये आपके संतुलित रासायनिक समीकरण रहे। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या संतुलन में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इसे नोट कर लें, आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं 8853243603। अभी आपकी केवल और केवल साइंस की क्लास चल रही है। साइंस के साथ साथ आगे आपको मैथ के साथ साथ जो भी अन्य सब्जेक्ट है, हाई स्कूल क्या कंप्लीट कोर्स मिलेगा पूरा आपको इस चैनल पे। हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अभी हम, कि विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, आपका अंग्रेजी है, कला है, ये सभी सारे के सारे, हिंदी भी साथ में मिलेगी, सभी सब्जेक्ट आपके रहेंगे। अभी केवल विज्ञान की क्लास कंटिन्यू चल रही है, कुछ दिनों बाद आपकी हाई स्कूल की मैथ की क्लास मॉर्निंग में लाइव चलेगी सुबह 6 बजे से कंटिन्यू। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या बैलेंसी में आ रही है, संतुलन में, तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी इस चैप्टर के पिछले वीडियो हैं उन सभी वीडियोज का हमने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां जाके पहले उन दोनों वीडियो का अध्ययन करें। इससे आपको इस वीडियो में और हेल्प मिलेगी समझने में। आप आज इस चैप्टर में जो आपका रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है, उस चैप्टर में केवल और केवल आपके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जिन्हें हम बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं, वही प्रश्न रह गए हैं। बाकी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक बेहतरीन सीरीज देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, दोस्तों को शेयर जरूर करते रहें, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे कि आपको लगातार पढ़ाते रहें। धन्यवाद।